नमस्कार जोहार, मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। 1932 के खतियान आधारित नियोजन नीति को फिर से राज्यपाल के पास भेजा जाएगा, बोले सुप्रियो भट्टाचार्य। 1932 के खतियान आधारित नियोजन नीति से संबंधित विधेयक को झारखंड सरकार फिर से विधानसभा के पटल पर रखेगी। सदन से इसे दोबारा पारित कराकर पुनः राज्यपाल को भेजा जाएगा। इस बात की जानकारी जेएमएम के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी है। उन्होंने कहा कि राज्यपाल की ओर से 2 विधेयकों को लौटा दिया गया है। इसमें एक सरना धर्म कोड विधेयक है, दूसरा 1932 का खतियान आधारित नियोजन नीति विधेयक है। कहा कि दोनों विधेयकों को लौटाया जाना राज्य के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। राज्य के आदिवासियों और स्थानीयों के हक में ये दोनों विधेयक जरूरी है। कहा कि 1932 का खतियान आधारित नियोजन नीति विधेयक विधानसभा में सर्वसम्मति से पारित विधेयक है। इसे रोका जाना राज्य के स्थानीय और आदिवासियों के अधिकार का हनन है। कहा कि सरकार इस विधेयक को दूसरी बार राज्यपाल को भेजने को जा रही है। इसके बाद वे इस पर रोक नहीं लगा पाएंगे। राज्य सरकार इसे लेकर आश्वस्त है। 29 दिसंबर तक छात्रों के खाते में आ जाएगा पैसा। सरकारी स्कूलों के छात्र छात्राओं को मिले साइकिल का पैसा। बीते 3 शैक्षणिक सत्र से साइकिल के पैसे का इंतजार कर रहे सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे छात्र छात्राओं के इंतजार की घड़ियां अब खत्म हो गई है। लगभग 8 लाख बच्चों के खाते में साइकिल का पैसा जाना है। सीएम हेमंत सोरेन के निर्देश के बाद पैसा भेजने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। कल्याण विभाग से मिले जानकारी के मुताबिक अब तक 6 लाख छात्रों के खाते में साइकिल का पैसा भेजा जा चुका है। तकरीबन 2 लाख बच्चे ऐसे हैं जिनके खाते में पैसा नहीं गया है। 29 दिसंबर तक इनके खाते में भी पैसा भेज दिया जाएगा। 22 दिसंबर को इस मामले को लेकर समीक्षात्मक बैठक बुलाई गई है। यह बैठक आदिवासी कल्याण आयुक्त अजय नाथ ने बुलाई है। हर दिन साइकिल की राशि का वितरण हो रहा है और उसके आंकड़े आ रहे हैं। बैठक में जिलावार कितने छात्र छात्राओं को राशि दी जा चुकी है और कितने को दी जानी है, इसका आंकड़ा सामने आ सकेगा। इन दिनों आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम चल रहा है। लगभग हर कैंप से छात्र छात्राओं के बीच साइकिल खरीदने के लिए राशि का वितरण किया जा रहा है। इसके साथ ही अन्य माध्यम से भी छात्र छात्राओं के बीच राशि की वितरण की जा रही है। बीते 3 साल से छात्र छात्राओं को ना तो साइकिल मिली थी और ना ही पैसा दिया गया था। पहले साइकिल बांटने की योजना थी, पर कंपनी चेन नहीं होने की वजह से ऐसा नहीं किया जा सका। कल्याण विभाग की ओर से 3 बार टेंडर की प्रक्रिया की गई। इसके बाद भी बात नहीं बनी, तब खाते में पैसा भेजने की प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है। झारखंड में बदला मौसम का मिजाज। 21 दिसंबर तक मौसम रहेगा शुष्क। न्यूनतम तापमान में गिरावट की संभावना। रांची सहित पूरे राज्य के मौसम में लगातार परिवर्तन हो रहा है। देर शाम और अहले सुबह से ही ठंडी हवाएं चल रही है। राज्य के लगभग सभी जिले में ठंड पड़ रही है। कई जिलों में तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से भी कम दर्ज किया गया है। राजधानी रांची के सटे कांके का न्यूनतम तापमान शनिवार को 4 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। राजधानी रांची का न्यूनतम तापमान भी 8 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहा। मौसम विभाग के मुताबिक झारखंड में पारा के 10 डिग्री सेल्सियस के नीचे चले जाने के कारण लोग ठंड की चपेट में हैं। मौसम वैज्ञानिक के मुताबिक उत्तरी पश्चिमी हवा के चलते तापमान में यह गिरावट आई है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक 21 दिसंबर तक मौसम शुष्क रहेगा। इस दौरान न्यूनतम तापमान 8 से 10 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। मौसम में अगले 3 दिन तक विशेष परिवर्तन नहीं होगा। राज्य में अगले सप्ताह शीतलहर जैसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। मौसम विभाग केंद्र रांची के मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि राज्य में उत्तरी पश्चिमी हवाओं का असर है। इस वजह से न्यूनतम तापमान 6.7 डिग्री सेल्सियस और 11 डिग्री सेल्सियस के बीच है। पारा के स्तर में कोई भी बड़ा बदलाव की अगले 3 दिनों तक संभावना नहीं है। उसके बाद 20 दिसंबर से तापमान में और गिरावट आ सकती है। कोयला लदी मालगाड़ी की 4 बोगियां बेपटरी। कोयला आपूर्ति ठप। मौके पर पहुंचे अधिकारी। एनटीपीसी का कोयला लेकर ललमटिया से परक्का जा रही मालगाड़ी की 4 बोगी रविवार सुबह करीब 3:30 बजे तेलो बथान टोला के पास बेपटरी हो गई। इससे एनटीपीसी परक्का को कोयला आपूर्ति ठप हो गई। एनटीपीसी परक्का के अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं। रेल लाइन को चालू करने का प्रयास किया जा रहा है। हालांकि इसमें 2 से 3 दिन लग सकता है। इस रेल लाइन से केवल कोयले की ढुलाई होती है। ललमटिया से प्रत्येक दिन औसतन
3 रैक कोयला परक्का जाता है। बताया जाता है कि रात करीब 2:30 बजे कोयला चोरों ने मालगाड़ी को वैक्यूम कर दिया। इस कारण करीब 1 घंटे तक मालगाड़ी वहां रुकी रही। वहां से जैसे ही मालगाड़ी आगे बढ़ी वह बेपटरी हो गई। 4 बोगी पलट गई। रेलवे ट्रैक को भी काफी नुकसान पहुंचा है। फरक्का जा रही मालगाड़ी में 48 बोगी थी। एक बोगी में 70 मीट्रिक टन कोयला रहता है। घटना की जानकारी मिलते ही एनटीपीसी फरक्का के जीएम व डीजीएम ने घटनास्थल पर पहुंच चुके हैं। घटना कैसे घटी इसकी भी जानकारी ली जा रही है। रेलवे ट्रैक को ठीक करने का काम चल रहा है। फरक्का से क्रेन एवं कई अन्य उपकरण मंगाया जा रहा है। इस दुर्घटना से एनटीपीसी को लाखों रुपए के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। रामगढ़ जिला बार एसोसिएशन का चुनाव परिणाम जारी। आनंद अग्रवाल ने लगाई जीत की हैट्रिक। रामगढ़ अधिवक्ता संघ चुनाव का रिजल्ट जारी कर दिया गया है, जिसमें अधिवक्ता आनंद अग्रवाल ने जीत की हैट्रिक लगाई है। आनंद अग्रवाल तीसरी बार अध्यक्ष के पद के लिए निर्वाचित हुए हैं। रामगढ़ जिला अधिवक्ता संघ का चुनाव परिणाम घोषित कर दिया गया है, जिसमें तीसरी बार अधिवक्ता आनंद अग्रवाल अध्यक्ष बने हैं। उन्हें कुल 273 मत मिले हैं। बताते चले कि रामगढ़ बार एसोसिएशन के चुनाव में कुल 387 मत पड़े थे। शनिवार देर रात मतों की गिनती समाप्त हुई। इसके बाद अधिवक्ता संघ चुनाव का परिणाम घोषित कर दिया गया है। वहीं रामगढ़ अधिवक्ता संघ चुनाव में उपाध्यक्ष पद के लिए ऋषि कुमार निर्वाचित हुए हैं। ऋषि को कुल 182 मत मिले हैं। वहीं सचिव पद पर सीताराम ने जीत दर्ज की है। सीताराम को कुल 139 वोट मिले हैं। वहीं संयुक्त सचिव शंभुनाथ प्रसाद बने हैं। शंभू को 171 मत मिले हैं। चुनाव में कोषा अध्यक्ष पद पर हरक नाथ महतो निर्वाचित हुए हैं। हरक को 200 मत मिले हैं। वहीं सह कोषा अध्यक्ष पद के विजय उम्मीदवार विकेश रंजन को 189 मत मिले हैं। वहीं कार्यकारिणी सदस्य में 9 प्रत्याशी ने जीत दर्ज की है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। संजय पाहन हत्याकांड का रांची पुलिस ने किया खुलासा। पत्नी समेत 8 गिरफ्तार। संजय पाहन हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। इस मामले में मृतक की पत्नी सालो देवी समेत 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा ने पत्रकारों को जानकारी दी कि अवैध संबंध से नाराज होकर पत्नी समेत परिवार के अन्य लोगों ने मिलकर हत्या की साजिश रची थी। इस मामले में पुलिस ने 8 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि रांची सदर थाना क्षेत्र के डुमरदगा बूटी बस्ती निवासी संजय पाहन की हत्या पीठ में गोली मारकर कर दी गई थी। इस मामले में झारखंड बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने सीबीआई जांच की मांग की थी। वारदात के बाद मृतक संजय पाहन की पत्नी सालो देवी ने पुलिस को बताया था कि उसने 30 नवंबर की रात जब किसी के कहराने की आवाज सुनी तब पड़ोस में रहने वाले शंभू कुमार को फोन कर अपने घर बुलाया। इसके बाद जब सालो देवी ने कमरे से बाहर निकलकर देखा तो पाया कि उनके पति संजय पाहन घर में ही स्थित नाली के पास मुंह के बल गिरे हुए हैं। सिर पर जख्म से सालो देवी को इस बात की आशंका है कि उनके पति की हत्या सिर में हमला कर की गई थी। हालांकि सालो देवी ने गोली चलने की आवाज सुनाई देने की जानकारी अपने बयान में पुलिस को नहीं दी थी। झारखंड बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने 5 मौजा के पाहन स्वर्गीय संजय की हत्या की गुत्थी सुलझाने के लिए सीबीआई से जांच कराने की मांग की थी। पिछले दिनों बाबूलाल मरांडी और राज्यसभा सांसद आदित्य प्रसाद साहू के साथ स्वर्गीय संजय पाहन के बूटी स्थित आवास पहुंचे थे और उनकी पत्नी सालो देवी व परिजनों को सांत्वना भी दी थी। बाबूलाल मरांडी को सालो देवी ने घटना की विस्तार से जानकारी दी थी। 20 दिसंबर से शुरू होगी सरकारी स्कूलों में 6माही परीक्षा को लेकर टाइम टेबल जारी। झारखंड के सभी सरकारी, मॉडल व अल्पसंख्यक समेत गैर सरकारी सहायता प्राप्त एवं मुख्यमंत्री उत्कृष्ट स्कूलों में शैक्षणिक सत्र 2023-24 में वर्ग 1 से 8 तक की अर्धवार्षिक परीक्षा 20 से 23 दिसंबर आयोजित होगी। इस संबंध में परियोजना निदेशक ने पत्र जारी कर दिया है। जानकारी के अनुसार वर्ग 1 व 2 की मौखिक एवं कक्षा 3 से 8 तक के लिए लिखित परीक्षा आयोजित होगी। वर्ग 3 से 8 तक प्रश्न वस्तुनिष्ठ, अति लघु उत्तरीय एवं दीर्घ उत्तरीय प्रकार की होगी। 1 से 8 के प्रत्येक विषय की परीक्षा के लिए 60 अंक निर्धारित है, लेकिन वर्ग 6 से 8 में गणित, विज्ञान व सामाजिक विज्ञान के लिए 50 का लिखित व 10 अंक के प्रोजेक्ट कार्य के लिए निर्धारित है। 40 अंक आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर दिया जाएगा। प्रोजेक्ट रेल के तहत अगस्त से नवंबर माह तक के लिए संबंधित विषयों के औसत अंक को आंतरिक मूल्यांकन का आधार माना जाएगा। परिणाम सभी
सभी प्राप्तक अंक को जोड़कर घोषित किया जाएगा। प्रथम पाली की परीक्षा सुबह 9:30 बजे से 11:30 बजे तक एवं द्वितीय पाली की परीक्षा दोपहर 12:30 बजे से 2:30 बजे तक चलेगी। मुद्रित प्रश्न पत्र सह उत्तर पुस्तिका के माध्यम से परीक्षा ली जाएगी। सभी छात्र छात्राओं को इसमें उत्तर लिखना है। झारखंड शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची ने अर्धवार्षिक परीक्षा की समय सारिणी जारी कर दी है। हजारीबाग में सीएम हेमंत सोरेन सोमवार को आपकी योजना आपकी सरकार कार्यक्रम में होंगे शामिल। हजारीबाग के इचाक में सोमवार को सीएम हेमंत सोरेन आपकी योजना आपकी सरकार कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसे लेकर प्रशासनिक तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। कार्यक्रम का आयोजन इचाक प्रखंड के बोधी बागी मैदान में किया जा रहा है। सीएम हेमंत सोरेन कार्यक्रम में लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का वितरण करेंगे और विकास योजनाओं की आधारशिला रखेंगे। इसके पहले सीएम जनसभा को संबोधित करेंगे। उपायुक्त नैन्सी साहे ने विभिन्न विभाग के अधिकारियों को लाभुकों की सूची को अंतिम रूप देने का निर्देश जारी किया है। सूची में ऐसे लोगों के नाम होंगे जिनको सीएम हेमंत सोरेन के हाथों परिसंपत्तियों और अन्य योजनाओं का लाभ दिया जाना है। सीएम हेमंत सोरेन के दौरे को लेकर उपायुक्त नैन्सी साहे, पुलिस अधीक्षक मनोज रत्न चौबे और अन्य अधिकारियों ने बोधी बागी स्थित कार्यक्रम स्थल का जायजा लिया। इस दौरान सुरक्षा, प्रकाश और लोगों के बैठने आदि की व्यवस्था का जायजा लिया गया। उपायुक्त ने पुलिस व परिवहन विभाग के अधिकारियों के साथ सीएम हेमंत के रूट का भी जायजा लिया। उपायुक्त ने निर्देश दिया कि शहर से कार्यक्रम स्थल तक सीएम के रूट्स पर भी सुरक्षा का खास ध्यान दिया जाएगा। सड़कों की मरम्मती, सफाई और प्रकाश व्यवस्था को दुरुस्त करने का निर्देश दिया गया। उपायुक्त ने कहा कि सीएम के दौरे से आम आदमी को ट्रैफिक के कारण कोई असुविधा न हो, इस बात का ध्यान रखा जाए। तालाब में डूबकर 3 सगे भाई बहन की मौत, दंपति की चित्कार से दहला गांव। गोड्डा से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। यहां एक ही घर के 3 बच्चे की तालाब में डूबने से मौत हो गई। जानकारी के अनुसार तीनों तालाब की तरफ खेलने गए थे। खेलने के दौरान तालाब में गिर गए। मृतकों की पहचान अबीर अंसारी के बेटे और बेटी के रूप में हुई है, जिसका नाम 6 वर्षीय मारूफ अंसारी, 4 वर्षीय शरीफ अंसारी और छोटी बेटी जिसकी उम्र 3 वर्षीय है। मृतकों के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। मां होश में नहीं है। जब भी होश में आती है अपने बच्चे का नाम लेकर चिल्लाती और पूरे घर में मातम पसरा हुआ है। झारखंड आंदोलनकारी मोर्चा की आर्थिक नाकेबंदी, असरदार वाहनों का परिचालन रोका। झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा की 2 दिवसीय आर्थिक नाकेबंदी के पहले दिन आंदोलनकारियों ने जगह जगह सड़क मार्ग और रेल मार्ग को जाम कर दिया। झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा के संस्थापक व प्रधान सचिव पुष्कर महतो ने कहा कि गुमला जिला के बिशुनपुर बनारी में बॉक्साइड लदे वाहनों को रोक दिया गया। छत्तीसगढ़ के सीमावर्ती रायडीह के माझा टोली और सिसैक में सड़क मार्ग को बाधित किया गया। वहीं पश्चिम बंगाल के बोड़ाम में लो एस्क लदे मालवाहक वाहनों के परिचालन पर रोक लगा दी गई है। उन्होंने बताया कि बोकारो के जेना मोड़ में और संथाल परगना के फतेहपुर में झारखंड बंगाल मुख्य मार्ग को जाम कर दिया गया। छत्तीसगढ़ यूपी बिहार मुख्य मार्ग को लातेहार के दुबिया खाड़ मोड़ के पास बाधित किया गया। पलामू के चैनपुर में मजार मोड़ के पास 4 घंटे सड़क जाम रखी गई। पुष्कर महतो ने कहा कि झारखंड आंदोलनकारियों ने अपने स्वाभिमान, अस्तित्व एवं अस्मिता की रक्षा के लिए उलगुलान 2 का आगाज कर दिया है। ईडी ने शराब कारोबारी योगेंद्र तिवारी के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। ईडी ने शराब घोटाले के आरोपी योगेंद्र तिवारी के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया है। मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित ये आरोप पत्र पीएमएलए कोर्ट में दाखिल किया गया है। आरोप पत्र में ईडी ने बताया कि योगेंद्र तिवारी ने बालू और जमीन के कारोबार में हुई अवैध कमाई का इस्तेमाल शराब के अवैध धंधे में किया है। एजेंसी ने योगेंद्र तिवारी पर अपने दफ्तर से उन कागजात को छिपाने का भी आरोप लगाया है जो योगेंद्र तिवारी के खिलाफ सबूत हो सकते थे। एजेंसी ने बताया कि योगेंद्र तिवारी ने नियमों को दरकिनार कर और लाइसेंस की शर्तों के परे जाकर बालू का विशाल स्टॉक किया। शराब घोटाले के साथ अब ईडी योगेंद्र तिवारी के खिलाफ इन आरोपों की भी जांच करेगी। ईडी ने जानकारी दी कि योगेंद्र तिवारी और उनसे जुड़ी कंपनियों को राज्य के कुछ आला प्रशासनिक अधिकारियों और राजनेताओं का संरक्षण मिल रहा है। ऐसे लोगों के खिलाफ जांच जारी रहेगी। बताया कि योगेंद्र तिवारी ने बालू, शराब और जमीन के कारोबार में हुई अवैध
कमाई को छिपाने के लिए सेल कंपनियों का सहारा लिया। उसने राज्य के कुछ नेताओं और अफसरों की मिलीभगत से साल 2021-22 में एक व्यावसायिक ग्रुप बनाया। ग्रुप में दर्ज कंपनियों के नाम से बैंक में अकाउंट खोले गए। इन अकाउंट में अवैध कमाई को ट्रांसफर किया गया। एजेंसी ऐसे बैंक खातों की पहचान करने में जुटी है। ईडी के अनुसार सेल कंपनियों की मदद से लगभग 15 करोड़ रुपए की हेराफेरी की गई है। इसकी जांच की जा रही है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।